विद्यार्थियों के हित में बढ़ते कदम। 20 से अधिक ऑनलाइन कोर्सेज के साथ आ रहे हैं हम। अब उत्तर प्रदेश में भी उत्कर्ष। नमस्कार मित्रों, उत्कर्ष परिवार में एक बार पुनः आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रयाग शुक्ल। आप जुड़ चुके हैं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उत्कर्ष परिवार से। यह एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेकर आया है, जहां पर हम 2015 से और 19 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। 2015 से लेकर के 2019 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। मुख्य रूप से सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड के साथ मैं उपस्थित हूं, जहां पर इन प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे सिलेबस की तैयारी कर पा रहे हैं। इसके पहले हमने दो जो अपने लेक्चर दिए थे, जहां पर हमने 2019 के प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू किया था और हमने 18 प्रश्न तक वहां पे पहुंच गए थे। 2019 के हमने 18 प्रश्नों को इसके पहले सॉल्व कर लिया था। आप देखेंगे कि प्रश्नों को हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रश्न सिर्फ सॉल्व करना, प्रश्न का उत्तर बताना उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप पूरे सिलेबस की तैयारी इन प्रश्नों के माध्यम से कैसे कर सके, कितने एंगल हो सकते हैं एक प्रश्न के, चारों विकल्प के बारे में संपूर्ण जानकारी, एक बेहतरीन सटीक आप देखेंगे कि एनालिसिस, जिसके माध्यम से आप पूरे विषय वस्तु पर अपनी एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। इस उद्देश्य के साथ यह पूरा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो आप मित्रों से निवेदन है कि अधिक से अधिक इस पूरे कार्यक्रम को अपने सभी मित्रों तक, दूर दराज गांव तक, कहीं पर पूरे उत्तर प्रदेश के किसी कोने कोने तक इसको पहुंचाएं, जिससे वह सभी मित्र लाभान्वित हो पाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने जो पिछले कार्यक्रम को हमने शुरू किया था, उसमें आगे के प्रश्नों को। उन मित्रों के लिए जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे, उनके लिए एक विशेष सूचना है कि पहले वाले प्रश्नों को वह जरूर देख लें। वह दो जो हमने लेक्चर लिया है प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, आप देखेंगे उसमें हमने काफ़ी कुछ सिलेबस को, चाहे वह बायोलॉजी का सिलेबस हो, फिजिक्स का सिलेबस हो या केमिस्ट्री का सिलेबस हो, सबको हमने एक बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी तैयारी को एक धार दे पाएंगे, एक तैयारी में आप अपनी गंभीरता ला पाएंगे, या आपका एक कॉन्सेप्ट के लेवल पर विषय वस्तु अच्छे से तैयार हो पाएगा। इस उद्देश्य के साथ यह कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्नों को। प्रश्न आ चुका है आपके समक्ष। 19वां प्रश्न आपको दिखने लगा होगा, जिसमें 19वां प्रश्न मैं पढ़ देता हूं कि निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, जैसे नैप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को कहते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं, यह प्रश्न जानना यहाँ पे चाह रहा है प्रश्न में। कि अगर हम मुख्य रूप से कहा गया कि कपूर को, नैप्थलीन को या शुष्क बर्फ को खुले में रख देते हैं तो वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। इसके गायब होने की घटना को हम किस नाम से जानेंगे, किस नाम से इसको कहेंगे, या इस परिघटना को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर दें। सभी लोग हमारे साथ लग करके आंसर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सभी मित्र जल्दी से जुड़ जाइए, और आप सभी लोगों को का दायित्व है कि आप आंसर भी बताते चलें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती हो रही है तो होने दीजिए, गलती से शर्माने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सीखने की प्रक्रिया में है। जो गलतियां करेगा वही सही भी करेगा, जो गलती ही नहीं करेगा मतलब वह इसका मतलब इस कार्यक्रम में भाग ही नहीं ले रहा है। ठीक है, तो आइए इसका राइट आंसर तो हम आपको बताते हैं कि राइट आंसर है ऊर्ध्वपातन। क्या है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन। यहां दूसरा लिखा है वाष्पीकरण, इसकी भी बात करेंगे, अभी विसरण की भी बात करेंगे, विकिरण की भी बात करेंगे। लेकिन राइट आंसर क्या है? ए है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता क्या है? सब्लिमेशन में आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ की जो मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं आप जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। 2 अवस्थाएं और होती हैं जो मुख्य रूप से एक तरह से प्रयोगशाला के स्तर पर उसको हम प्राप्त करते हैं, सामान्य परिस्थितियों में उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप जो 3 अवस्थाएं हैं, जैसे ठोस है, अगर ठोस को आप ऊष्मा प्रदान करेंगे, उसका ताप बढ़ाएंगे, तो
तो कोई भी ठोस होगा एक निश्चित ताप पर वह द्रव में परिवर्तित होगा। अब अगर द्रव को भी आप एक उष्मा प्रदान करेंगे, उसका ताप बढ़ाएंगे, तो एक निश्चित ताप पर वह गैसीय फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मतलब आपने ठोस को गर्म किया तो वह द्रव में बदला, द्रव को आपने क्या किया, गर्म किया, तो वह गैस के फॉर्म में आएगा। यह क्या प्रक्रिया है? यह एक साधारण प्रक्रिया है जिसके आधार पर आप देखेंगे कि कोई भी पदार्थ का आप निर्धारण कर सकते हैं, ठोस को द्रव में या द्रव को आप गैस में बदल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक चरण का लोप हो जाए, एक चरण का लोप हो जाए कि मुख्य रूप से जैसे आप देख रहे हैं कि ठोस सीधे तौर पर किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, बिना द्रव में बदले, तो इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस परिघटना को हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहते हैं। इसका मतलब ऊर्ध्वपातन क्या है कि हम कह सकते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में ठोस को गर्म करने पर वह द्रव को एक निश्चित ताप तक गर्म करने पर वह गैस में परिवर्तित होता है। यह घटना ऊर्ध्वपातन या इसी को आप सब्लिमेशन कहते हैं, परिवर्तित होता है। सॉरी, यहां पर आपने देखा कि हमने कहा कि साधारण तौर पर क्या होगा कि परिवर्तित होगा, लेकिन अगर क्या हो, हमने कहा गैस में परिवर्तित होता है, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो कि कोई पदार्थ इस प्रकार का हो कि जहां पर वह उसको आप सीधे, अगर ठोस सीधे किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, मतलब एक अवस्था का लोप हो जाए। लेकिन यदि किसी पदार्थ में ठोस को गर्म करने या ताप बढ़ाने पर वह सीधे क्या हो जाए, सीधे गैस में बदल जाए, मतलब एक अवस्था का लोप हो जाए। पदार्थों की अवस्था परिवर्तन आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, पदार्थों की अवस्था परिवर्तन, कि ठोस को उष्मा देंगे तो द्रव में, द्रव को उष्मा देंगे हीट चैप्टर में तो आप पढ़े होंगे कि वह गैस में परिवर्तित होगा। लेकिन यदि कोई ऐसा पदार्थ है जिसको अगर गर्म करें तो सीधे क्या करें, एक अवस्था का लोप कर ले। आप देखे होंगे कि अगर खुले में कपूर को रख दिया जाए तो कपूर की पूरी सुगंध फैलने लगती है, मतलब कपूर क्या होते हैं, उसके मॉलिक्यूल वायु में घुलने लगते हैं, मतलब द्रव में नहीं वह बदला, सीधे सीधे गैस में आ गया। नेफ्थलीन के साथ भी ऐसा होता है और शुष्क बर्फ के साथ भी ऐसी घटना आप देख सकते हैं। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण इवापोरेशन की घटना जिसको कहा जाता है, कि आप देखते होंगे कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में कि आर्द्रता भी एक कारक होता है, कि अगर आर्द्रता वायुमंडल में अधिक है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है। वाष्पीकरण का मतलब है कि मुख्य रूप से किसी भी सतह से, किसी भी नम वाले सतह पर जब ताप पड़ता है तो ताप के प्रभाव के कारण से ऊपरी सतह से, मुख्य रूप से पानी के संदर्भ में अगर देखें तो ऊपरी सतह में पानी का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है, इवापोरेशन कहलाता है। मान लीजिए कोई तालाब है, गर्मी के दिनों में आप देखेंगे कि वहां से गर्मी का प्रभाव पड़ा, सनलाइट पड़ा, तो उस पानी के ऊपरी परत से पानी वाष्पित होगा और इवापोरेट होकर के वायु में उड़ता जाएगा और वायु में नमी की मात्रा बढ़ जाएगी। यहां पर एक प्रश्न इससे और पूछता है वाष्पीकरण से कि बरसात के दिनों में कपड़े क्यों जल्दी नहीं सूखते? क्योंकि बरसात के दिनों में आप देखेंगे कि वायुमंडल में आप देखेंगे कि नमी पहले से, आर्द्रता पहले से ही होती है,
इसलिए अतिरिक्त रूप से नमी उसमें जल्दी से प्रवेश नहीं कर पाती है। या आप यह भी फील करते होंगे कि बरसात के दिनों में आपको एक बेचैनी जैसा होता है, गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में उत्पन्न होने वाले जो पसीने हैं वह इवापोरेट नहीं हो पाते हैं, वाष्पित नहीं हो पाते हैं। इससे घटना भी जुड़ी है, कौन सा? वाष्पीकरण का। एक बात और आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा कि एक संबंध फिजिक्स में एक सवाल आता है कि कोई निश्चित दूरी पर घर से आपके अगर रेलवे ट्रैक है, जहाँ पर जब वहाँ पर रेलवे ट्रैक से ट्रेन गुजरती है तो आप देखेंगे कि एक परिघटना पढ़े होंगे कि अगर आर्द्रता बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो आर्द्रता बढ़ने पर जो आर्द्र वायु होता है उसका घनत्व कम हो जाता है। आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु की अपेक्षा कम होता है, इसलिए आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। इसलिए बरसात के दिनों में जब रेलवे ट्रैक निश्चित दूरी पर, आप मान लीजिए घर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर आपके रेलवे ट्रैक है, वहां से जब ट्रेन गुजरती है तो उसके सायरन की आवाज़ केवल बरसात में सुनाई दे रहा है, गर्मी और ठंडक के दिनों में नहीं सुनाई देता। क्यों? क्योंकि बरसात के दिनों में वायु नम हो जाती है, जिसके कारण से उस नमी में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण से आर्द्र वायु जब हो गया तो उस आर्द्र वायु का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वह शुष्क वायु की अपेक्षा कम हो जाता है। और डेंसिटी अगर बढ़ती है तो ध्वनि की चाल घटती है। डेंसिटी में अपोजिट संबंध है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी तो क्या होगी? डेंसिटी घटेगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। फिजिक्स में एक प्रश्न आता है। दूसरी बात कि इसका मतलब है कि अगर डेंसिटी बढ़ती है, घनत्व बढ़ता है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड घट जाता है। वह माध्यम जहां पर घनत्व अधिक होगा, ध्वनि की चाल कम होगी। इसलिए बरसात के दिनों में ट्रेन वाला प्रश्न भी आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं कि बरसात के दिनों में ट्रेन के जो सायरन की आवाज़ है वह सुनाई देगी, लेकिन सामान्य दिनों में, गर्मी और बरसात में नहीं सुनाई देगी। विसरण क्या है? विसरण की प्रक्रिया में आप देखते होंगे कि सांद्र जल से, जैसे विसरण, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की विसरण और परासरण की घटना आप पढ़ते हैं, जिसमें जो डेंस चीज़ें हैं उसमें से क्या हो कि पदार्थों में उसमें एक दूसरे का आदान प्रदान हो, मतलब कम तरल या कम डेंस चीज़ों से अधिक डेंस में आदान प्रदान की जो घटना होती है वह क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। विकिरण के माध्यम से तो ऊष्मा का संचरण होता है। ऊष्मा का संचरण 3 विधियों से आपने पढ़ा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन मेथड से। विकिरण ऊष्मा के संचरण के लिए एक ऐसी विधि है जिसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने आपको कहा था कि ऊष्मा का संचरण यदि ठोस में होना है तो वह कंडक्शन विधि से होता है, चालन मेथड से होता है, जिसमें मॉलिक्यूल अपना स्थान चेंज नहीं करते बल्कि अपने स्थान पर रह करके ही ऊष्मा को आगे बढ़ाते जाते हैं, जिससे वह वस्तु गर्म हो जाती है। जैसे लोहे की कोई छड़ थी, हमने नीचे यहाँ पर गर्म करना शुरू किया, धीरे धीरे बिना यहाँ पर मॉलिक्यूल चेंज हुए है ऊपरी हिस्सा भी गर्म हो जाएगा। तो ऊष्मा यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँच गई? क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन मेथड से यहाँ पर मॉलिक्यूल ने अपना स्थान चेंज नहीं किया। ठोस में मॉलिक्यूल स्थान चेंज करने के लिए जगह ही नहीं है, कैसे कर पाएंगे? तो ऊष्मा का संचरण हो गया। और आपने द्रव में देखा था कि अगर पानी को हमने कहा था कि भगोने में गर्म करना शुरू करेंगे तो जो आग के नज़दीक सबसे आया है, गर्मी के सबसे नज़दीक पानी की मात्रा है भगोने में, वह गर्म होगा, उसके मॉलिक्यूल गर्म होंगे और गर्म होकर के ऊपर उठेंगे और उसका स्थान भरने के लिए ऊपर से ठंडा पानी नीचे आएगा। और यह घटना एक समय ऐसी होगी थोड़ी देर बाद कि तेजी से होने लगेगी और उसमें बुलबुले उठने लगेंगे तेजी से। इसी को कहते हैं संवहन धाराएं। संवहन धाराओं से भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है फिजिक्स में। संवहन धाराओं से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि आप देखते होंगे कि जिसको आप समुद्री समीर और स्थलीय समीर के नाम से जानते हैं। आप ऊष्मा के चैप्टर में इस बात को पढ़े होंगे कि दिन के समय में जब सनलाइट पड़ती है तो समुद्री इलाकों में क्या होता है, दिन का समय जब दिन में गर्मी पड़ेगी तो बालू जल्दी से गर्म हो जाएंगे और गर्म होने के उसके वायुमंडल जो उस संपर्क में आएगा, गर्मी वाले सतह के संपर्क में आएगा, वह चूंकि उठ जाएगा तो वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इस वैक्यूम को भरने के लिए पानी चूंकि उतना जल्दी गर्म नहीं होता जितना कि बालू या मिट्टी गर्म हो जाता है, तो उसका जगह भरने के लिए समुद्र की तरफ से हवाएं चलती हैं और वह हवाएं ठंडी होती हैं। तो इसको हम कहते हैं समुद्री समीर। रात्रि के समय में उल्टा हो जाता है, जो जल्दी ऊष्मा को लेगा वह जल्दी ऊष्मा को निकाल देगा और रात्रि के समय क्या हो जाता है, ऊष्मा
को जल्दी से बालू खो देता है या बलुई मिट्टी या मिट्टी का भाग जल्दी से खो देता है, इसलिए यहाँ का भाग मतलब स्थल का भाग जल्दी ठंडा हो जाता है, उसके संपर्क में जो वायु है वह ठंडी हो जाती है। लेकिन समुद्र में अभी भी चूंकि समुद्र उतना जल्दी से ऊष्मा को नहीं खो पाया है, इसलिए उसमें अभी गर्मी बनी है और वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उस समुद्र के वाले जगह में उस खाली जगह को भरने के लिए स्थल की तरफ से हवाएं चलती हैं, इसको हम स्थलीय समीर के नाम से जानते हैं। कई सारी घटनाएं हैं जिसको हम डिटेल में बहुत हैं। तो विकिरण में क्या होता है, लेकिन विकिरण में सूर्य से हमको ऊष्मा किस रूप में प्राप्त हो रही है, विकिरण के रूप में प्राप्त हो रही है, रेडिएशन के। यहाँ पर किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। सूर्य की प्रकाश की किरणें निर्वात में भी आ रही हैं कि जैसे इस मार्कर को हमको अगले व्यक्ति तक पहुंचाना है तो यहीं से इस मार्कर को हम कैच कराएं, वह व्यक्ति कैच कर ले, मतलब ऊष्मा यहां से फेंकी गई, अगले ने उसको प्राप्त कर लिया। इसीलिए आपको कहा गया कि जैसे इसमें 2 एग्जाम्पल पूछा जाता है, पॉलिश किए हुए जूते से गर्मी कम लगती है और इस तरह से कुछ बातें और 1-2 घटनाएं हैं जो फिजिक्स में ज़्यादा अगर हम जाएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पर विकिरण की घटना इससे संबंधित है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या है, ऊर्ध्वपातन है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमने कहा कि इस प्रश्नों के माध्यम से हम तैयारी पूरी कर रहे हैं, पूरे सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, न कि यहाँ पर प्रश्न सॉल्व करके आपको सिर्फ आंसर बताना है। आंसर तो आप पहले भी जान चुके होंगे। आंसर चूंकि पूर्व के प्रश्न हैं तो आप तो पहले से भी जानते हैं बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर, तो आंसर भी आपको मिल जाएगा, सही उत्तर, और क्यों ऐसा है इसका कारण भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न आ गया, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटक के अनुप्रयोगों द्वारा किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटक के अनुप्रयोगों द्वारा किया जाता है। मतलब यहाँ पे पूछना चाहता है कि ऑप्टिकल फाइबर में जो प्रकाश किरणें हैं वह किस विधि से जो संचरण हो रहा है उसमें किस विधि का, किस सिद्धांतों का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। तो जिसमें कहा गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कहा गया कि विवर्तन, अगला कहा गया कि प्रकीर्णन, और अगली घटना कहा गया अपवर्तन। आइए हम इन चारों बातों को समझ ले और चारों के अभी तक के प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं सबको हम यहाँ पे सॉल्व करें। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन की घटना क्या होती है, रिफ्लेक्शन की घटना क्या होती है कि प्रकाश किरणों का किसी भी सतह पर, चमकीली सतह पर पड़ने के बाद टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, यह तो क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। प्रकाश किरणों का किसी भी प्रकाशीय पृष्ठ, चमकीले पृष्ठ पर पड़ना और पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। परावर्तन के नियम आपने पढ़ा होगा कि 2 नियम मुख्य रूप से बताए गए, जिसमें पहला नियम बताया जाता है कि जो यह आपतित किरण है, इंसिडेंट रेज है, जो टकराएगी उसको कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। जो यहां पर वापस जा रही है इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रेज या परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है। अगर इसके बीच में एक काल्पनिक हम रेखा खींच दें, इसके बीच में हम एक काल्पनिक रेखा खींच दें, इसको हम अभिलंब या नॉर्मल रेखा कहेंगे, अभिलंब या नॉर्मल रेखा का कहेंगे। तो पहला नियम परावर्तन का है कि जो यह आपतित किरण है, इंसिडेंट रेज है, जो परावर्तित किरण है, और जो यह नॉर्मल है, अभिलंब है, और तथा यह परावर्तक पृष्ठ जो है, यह सभी एक ही तल में होंगे, एक ही सतह पर होंगे, एक ही तल में होंगे। दूसरी बात कहा गया कि इस कोण का मान इस कोण के मान के बराबर होगा। तो यह तो आपसे नहीं पूछा जाता परावर्तन का नियम इत्यादि। लेकिन परावर्तन की घटना क्या है कि प्रकाश किरणों का किसी चमकीली पृष्ठ से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अच्छा परावर्तक पृष्ठ किसको माना जाता है, किसको माना जाता है? तो आप कहते हैं कि सबसे अच्छा परावर्तक पृष्ठ समतल दर्पण को माना जाता है। किसको माना जाता है? समतल दर्पण को, समतल दर्पण को माना जाता है। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है अगर प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ से टकराएंगी तो उसमें से कुछ न कुछ प्रकाश की मात्रा नष्ट होगी। नष्ट होने का मतलब है कि वह पूरी की पूरी मात्रा रिफ्लेक्ट नहीं होगी, कुछ उस सतह के द्वारा जरूर अवशोषित की जाएगी। जो पृष्ठ
जितना अधिक प्रकाश किरणों का परावर्तन कर दे वह पृष्ठ उतना ही अच्छा माना जाता है। तो सबसे अच्छा परावर्तक पृष्ठ किसका माना जाता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण होता क्या है? कांच का एक समतल भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाता है? लेप या कलई कर दिया जाता है। यहां से भी प्रश्न बन जाता है कि लेप या कलई किसका करते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट का करते हैं। किसका करते हैं? AgNO3 का करेंगे या हम पारे का लेप करेंगे। क्लियर? हमने कहा यह अगर, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ का काम कौन करेगा? यह जो उसके ऊपर लेप किया गया है वही तो परावर्तक पृष्ठ है। आप किसी भी समतल दर्पण के पीछे देखेंगे पेंट जैसा लगा है, पॉलिश है, उसको कलई भी कहा जाता है, लेप कहा जाता है। वह कलई या लेप किस पदार्थ का होता है? या तो सिल्वर नाइट्रेट का किया जाएगा या तो पारे का किया जाएगा, Hg का किया जाएगा। यह भी प्रश्न पूछा गया है आपके पीसीएस में कि समतल दर्पण के पीछे किस चीज का लेप किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट और पारे का करते हैं। यहाँ परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। अब समतल दर्पण से भी प्रश्न बन जाता है। यहां पर हमको बताना था मुख्य रूप से, यहां पर चूंकि आंतरिक परावर्तन शब्द आया है, कैसा शब्द आया है? परावर्तन आया, रिफ्लेक्शन आया है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जब तक आप परावर्तन नहीं समझेंगे, जब तक आप अपवर्तन नहीं समझेंगे, तब तक आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं समझ सकते हैं। सबसे प्रश्न बनता भी है। तो यहां पर अब कहा गया समतल दर्पण से प्रश्न बन जाता है कि भाई एक तो कोण वाला बन जाता है कि दो समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखी गई है। जैसे कहा गया कि एक निश्चित एंगल पर, मान लीजिए एक समतल दर्पण यह है और दूसरा समतल दर्पण यह है, इनको 90 डिग्री पर रखा गया, इनके बीच में कोई वस्तु रखी गई, वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा? वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर, यह भी प्रश्न जान लीजिए कि मुख्य रूप से यहां पर कि 360 बटे थीटा। थीटा क्या है? इनके बीच का कोण है, बीच का कोण है, बीच का कोण है। मान लीजिए इसको 90 पे रखा गया था तो 360 90 तो 4 आया। लेकिन यहां पर कहा गया यदि मान सम है, यदि मान सम है, यदि मान सम है तो -1, -1। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि दो समतल दर्पण के बीच रखे गए प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करते हैं? बहुत सारे लोग आप ज्ञात भी कर लेते हैं। तो इसमें एक निश्चित एंगल पर कहा गया कि दो समतल दर्पण 90 पे रखे गए, 60 पे रखे गए, 30 पर रखे गए और कभी कभी कहा गया कि समानांतर रखे गए। तो इसका फार्मूला होता है 360/30, 360 थीटा, और थीटा का मतलब है कि इस दर्पण के बीच का कोण, दर्पण के बीच का कोण एंगल। तो कोण कितना? हमने कहा कि 90 डिग्री पर अगर रखा गया तो 360 में 90 से आप यहां पर उसको भाग देंगे, तो भाग देने पर जो मान आएगा, भाई 90 से दिए तो 4 आया, अगर वह संख्या सम है तो -1 करेंगे, विषम संख्या आएगी तो सीधे लिखेंगे। अगर सम होगा तो -1, विषम होगा तो सीधे रखा जाएगा। ठीक है। अगर कभी कभी यह प्रश्न भी बन जाता है कि अगर समानांतर रख दिया गया, समानांतर, इसके बीच में कोई वस्तु रख दी गई तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका जवाब होता है 360 बटे थीटा की जगह पर 0 रख देंगे। अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो अनंत मान आएगा, मतलब अनंत प्रतिबिंब बनेगा। यह तो एक घटना हो गई। अब दूसरी घटना, पहले आपने इस रिफ्रैक्शन को समझा, अब अपवर्तन को समझ ले। इसका राइट आंसर तो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। राइट आंसर इस प्रश्न का तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगर हम अपवर्तन को समझ लें तो अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अपवर्तन की घटना आप देखेंगे कि मुख्य रूप से दो माध्यमों में संपन्न होती है। कितने माध्यमों में संपन्न होती है? दो माध्यमों में संपन्न होती है। कैसे होती है? थोड़ा आइए समझते हैं इसको। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। दो माध्यमों में संपन्न हो रही है कि मान लीजिए कि यह कोई नॉर्मल रेखा है और यह दो माध्यम है। एक माध्यम ऊपर का हमने लिया विरल और नीचे का माध्यम हमने लिया सघन। प्रकाश का अपवर्तन की घटना तब होगी जब प्रकाश किरणें दो माध्यमों में चलती है या भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रवेश करती हैं। तो आप देखेंगे अगर प्रकाश किरणें विरल माध्यम से आती हैं, कहां आती हैं? सघन माध्यम की तरफ आती। विरल माध्यम में मान लीजिए आपने लिया है हवा और सघन माध्यम में आपने लिया है पानी। तो प्रकाश किरणें विरल माध्यम से चली, किस माध्यम में? सघन माध्यम में। तो सघन माध्यम में जैसे ही माध्यम डेंस होता जाएगा, प्रकाश किरणों की सर्वाधिक चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कहां होती है? निर्वात में।
जैसे ही वह हवा में प्रवेश करता है 0.03% उसकी चाल में कमी आ जाती है। जैसे ही वह पानी में प्रवेश करता है 25% तक कमी आ जाती है। कांच में अब प्रवेश करेगा तो 35% तक की कमी आ जाती है। इसका मतलब प्रकाश किरणें जैसे जैसे माध्यम की सघनता में आती हैं वैसे वैसे उनकी चाल में कमी आ जाती है, चाल उनकी घटती जाती है। तो हमने कहा कि अगर प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेंगी तो इनकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और चाल कम हो जाएंगी तो नॉर्मल रेखा या अभिलंब की तरफ झुक जाएंगी। लेकिन कल्पना करिए कि अगर प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो विरल माध्यम में जाने पर डेंसिटी कम होने के कारण से इनकी चाल बढ़ जाएगी, और चाल बढ़ने का मतलब हुआ कि नॉर्मल रेखा से थोड़ी सी दूर हट जाएंगी, थोड़ी सी दूर हट जाएंगी। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, यह तो अपवर्तन की घटना हुई। अपवर्तन की घटना के कारण से ही क्या होता है कि आप मान लीजिए पानी में खड़े हैं तो आपका पैर तिरछा दिखाई देगा। कोई पानी में पेंसिल खड़ा करेंगे, पेंसिल तिरछा दिखाई देगा, क्योंकि दो माध्यम हो गया। आप विरल माध्यम में हैं और घटना कहाँ हो रही है, सघन माध्यम में हो रही है, मतलब दो माध्यम के कारण से चाल में परिवर्तन प्रतीत होगा। इसीलिए डूब चुके सूर्य का एहसास कुछ सेकंड तक बने रहना या उगते हुए सूर्य का एहसास कुछ समय तक बने रहना, यह सभी घटना किसके कारण से होती है? या मछली का वास्तविक गहराई से अपना ऊपर दिखाई देना, पानी में पड़ी हुई परख नली का कुछ ऊपर दिखाई देना, ये सारी घटनाएं किससे है? मुख्य रूप से अपवर्तन की घटना से है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना से है। अब यह अपवर्तन की घटना हो गई कि मतलब विरल से सघन में जाए तो चाल घट जाए, जिसके कारण से अभिलंब की तरफ झुक जाए, लेकिन सघन से जब विरल में जाए तो थोड़ा सा अभिलंब से दूर हट जाए, मतलब उसकी चाल बढ़ जाए। लेकिन यहां पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में कहा क्या कि ऐसा घटना होना चाहिए जहां अपवर्तन बिल्कुल ना हो और परावर्तन 100% हो जाए, मतलब जहां से प्रकाश किरणें चली हों उसी माध्यम में लौट आए, उसी माध्यम में लौट आए। यह घटना कब होती है? यह घटना तब होगी जब प्रकाश किरणें, इसके लिए दो आवश्यक शर्तें हैं। दो आवश्यक शर्तें क्या हैं कि प्रकाश किरणें कहां से चलनी चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। कहां जानी चाहिए? सघन से विरल में जानी चाहिए। विरल से सघन में आएंगी तो यह घटना नहीं होगी। पहली शर्त क्या हो गई कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना तब होगी जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में जानी चाहिए। और दूसरा जो क्रांतिक कोण बनेगा, क्रिटिकल एंगल। अब इसको समझने के लिए फिर आपको एक समस्या थोड़ी सी आएगी कि मान लीजिए, बहुत सारे लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि समस्या आपको आएगी। मान लीजिए कोई एंगल था, निश्चित मान था, जिस पर यहां पे किरण जा रही थी। अब हमने थोड़ा सा एंगल का मान बढ़ा दिया तो आप देखेंगे कि थोड़ा और बेंड कर जाएगी किरण। हमने थोड़ा सा और ज्यादा एंगल का मान बढ़ा दिया, अब किरण कहां जाने लगी? 90 पे जाने लगी। अब स्वाभाविक है कि अगर इस एंगल का मान इतना कर दिया जाए कि इसका कोण कितना बनने लगे? 90 डिग्री बनने लगे, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। फिर से थोड़ा समझिएगा, आ गया है तो इसको समझते चलिए। हमने कहा कि यदि जो आपतित किरण है उसके एंगल को आप बढ़ाते जा रहे हैं तो एक निश्चित मान इसका एंगल का ऐसा आएगा कोण का कि जो यह परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रेज है, वह 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करने लगेगी। तो जब यह आपतित किरण का मान इतना हो जाए कि जिसके लिए रिफ्लेक्टेड रेज का मान 90 डिग्री पहुंच जाए, तो इस एंगल को, किसको? इस आपतित किरण वाले के एंगल को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक है, ठीक है, यह बात आप वहां पर देखेंगे। अब यहां पर 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया तो इसको एंगल कहे। तो पहली शर्त हमने कहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कि क्या होना चाहिए कि प्रकाश किरणें सघन से विरल में जानी चाहिए, न कि विरल से सघन में आए। और दूसरा हमने कहा कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तो 90 डिग्री पर है, अभी माध्यम में प्रवेश नहीं की है सेम माध्यम में, लेकिन अगर हम क्रांतिक कोण से थोड़ा भी मान अब बढ़ाएंगे तो वहां पे तो ऊपर तो अब नहीं जा रही है, अब कहां लौटेगी? जिस माध्यम से प्रकाश किरण चली थी उसी माध्यम में लौटने लगेगी। यह घटना कहलाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से हीरे का अत्यधिक चमकना, हीरे का आप एक निश्चित क्रांतिक कोण पर के मान से जैसे ही बढ़ाते हैं, उसको घुमाते हैं, वह चमकने लगती है, वह चमकने लगती है। या
मृग मरीचिका का बनना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है। गर्मियों के समय में, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ मई जून के समय में आप देखते होंगे कि जो रोड की सतह है वह भी, वहाँ पर भी आपको लगता है कि एक तरह से पानी पानी है। मृग मरीचिका में भी यही होता है। रेगिस्तान में जो यात्री भटक रहा है उसने दूर से देखा तो पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब बनने के कारण से उसको लगा कि वहाँ कोई तालाब है, कोई पानी का स्रोत है, जलाशय है। वहाँ तक जब वह पहुँचा तो उसको निराशा हाथ लगी। क्यों? क्योंकि वह पानी नहीं था बल्कि पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब था, पत्तियों की छाव, ऐसा प्रतीत हो रहा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से, जिससे वहाँ पे घटना हो रही थी। आप देखेंगे कि जो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर होता है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंटरनेट को पहुँचाने में, तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है, इस ऑप्टिकल फाइबर में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जो एंडोस्कोपी तकनीक है, जिसमें पेट के आंतरिक अंगों की जांच की जाती है, आंतरिक भाग की जांच किया जाता है, उसमें जो उपयोग किया जाता तकनीक, उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हैं। जो प्रकीर्णन की घटना है, इसको प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि प्रकाश किरणों का बिखर जाना। यह क्या है? आप देखेंगे प्रकीर्णन कहलाएगा। प्रकीर्णन के कारण से ही आसमान का रंग नीला दिखाई दे रहा है, समुद्र का रंग भी नीला दिखाई दे रहा है। क्यों? कि जिन प्रकाश किरणों का वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा उसका बिखराव उतना ज्यादा होगा और उतनी कम दूरी तय करेंगी। जो विबग्योर के 7 रंग हैं उसमें आप देखेंगे वायलेट, विबग्योर में इंडिगो और ब्लू, तीनों का बिखराव ज्यादा होता है और इसका मिश्रित प्रभाव स्काई ब्लू के रूप में आता है, आसमानी नीले के रूप में आता है। तो वह प्रकाश किरणें ऊपर बिखर गई, जिसके कारण से आसमान का रंग नीला दिखाई दिया। नीला है नहीं, नीला, वहां पर प्रकाश किरणें बिखर गई ज्यादा, इसलिए ऐसी घटना हो रही है। तो ये सारी घटनाएं आप इससे संबंधित समझ सकते हैं। तो यह हमने 20 प्रश्न यहां पे देख लिया। अब आइए हम आते हैं 2018 के प्रश्नों पर। 2018 के यूपीपीसीएस 2018 के प्रश्नों में फिर एक बार कहूंगा, उन सभी मित्रों से बहुत निवेदन है कि जो मित्र पहले की क्लास नहीं देखे हैं उसको भी जरूर देखें। या केवल प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व नहीं किया जा रहा है, बल्कि इन प्रश्नों के माध्यम से पूरे सिलेबस साइंस के और साइंस टेक के पूरे सिलेबस पर हम दौड़ लगा रहे हैं। हम एक छोटे, इस कम समय में एक बेहतर तरीके से, एक नई तरीके से हम पूरे सिलेबस को तैयार कर पा रहे हैं। तो आइए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न आ गया है। प्रश्न है कि निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। घटना है कि पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव, पहला स्तनधारी। कहा जा रहा है कि उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, बढ़िया दिलचस्प प्रश्न है। इसमें यह कहा गया कि उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एक तरह से अगर देखा जाए, हमने आपको कहा था कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक ऐसा विषय है जिसको आप तैयार करते हैं अगर, तो 25 प्रश्न लगभग डायरेक्टली आप पाते हैं पेपर में साइंस के। दूसरा, पर्यावरण के 10 प्रश्न आप कम से कम जो साइंस से रिलेटेड है, अगर साइंस आपका तैयार हो गया तो पर्यावरण के, जो इस समय बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है 20-20 प्रश्न, तो पर्यावरण के 10 प्रश्न कम से कम डायरेक्टली साइंस से संबंधित होते हैं, उसको भी आप सही कर पाते हैं। और तीसरी बात, ज्योग्राफी का, भूगोल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमारे बिना भौतिक विज्ञान के और बायोलॉजी के क्लियर नहीं हो सकता, तो वहां पर भी हम मदद करेगा। मेंस में तो इसका भाग 3rd में है ही तकनीकी खंड का, वहां पर तो मदद करेगा ही करेगा। इसलिए वह विद्यार्थी, जो लोग विज्ञान से घबराते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विज्ञान दुनिया का सबसे सरल विषय है, इंटरेस्टेड विषय भी है। क्यों? कि टू द पॉइंट चलता है, कोई भी कपोल कल्पना नहीं है, सीधे सीधे सत्य बातों पर आधारित है और एक दूसरे से रिलेटेड है चीजें। आप अगर रिलेट करना सीख गए, आप उनको कॉन्सेप्ट लेवल पर समझना सीख गए, रटने की अवधारणा से आप हट गए, केवल समझने की अवधारणा पर आ गए, तो 99% चीजें केवल समझनी है। हाँ, हम कह सकते हैं कि 1% रटनी है कि कोई नाम है इत्यादि चीज़ों को, लेकिन आप जब कॉन्सेप्ट आपका सही हो जाता है तो उसको भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप वह चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं, क्लियर होती चली जाती हैं। हमने कहा कि यहाँ पर
क्या करना पड़ेगा, आपको महाविस्फोट सिद्धांत का सहारा लेना पड़ेगा। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट सिद्धांत में जिसमें जॉन लेमेंटर भी सम्मिलित थे, उन्होंने जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, उस सिद्धांत में बताया गया है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का समय है वर्तमान से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व है, 15 अरब वर्ष पूर्व है। उसी सिद्धांत ने बताया है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वह लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। इसी सिद्धांत ने बताया था कि जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय इस पृथ्वी के ऊपर कोई अर्धक्रस्ट जैसी संरचना नहीं थी, भूपटल जैसी संरचना नहीं थी। मतलब यहां पर अर्धक्रस्ट का निर्माण नहीं हुआ था। और इस अर्धक्रस्ट जिसको आप भूपटल कहते हैं, भूपटल या अर्धक्रस्ट, इस अर्धक्रस्ट के निर्माण में जो समय लगा था वह लगभग कितना लगा था, 0.8 अरब वर्ष लगा था। कितना लगा था, 0.8 अरब वर्ष लगा था। इस भूपटल के निर्माण के समय को विज्ञान की भाषा में कहा गया एजोइक इरा, या इसको हिंदी में कहेंगे अजैविक महाकल्प, अजैविक महाकल्प। इस भूपटल के बनने के बाद जीवों के जो विकास का समय है, जीवों के विकास का समय जो कहां से शुरू हुआ, 3.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ, अरब वर्ष पूर्व हुआ। यहां से लेकर के वर्तमान तक का जो समय है इसको विज्ञान कहता है जोइक इरा या जैविक महाकल्प, जैविक महाकल्प। क्लियर रूप से समझिएगा हमने क्या कहा। ज्योग्राफी में भी बहुत आपको काम करेगा, ज्योग्राफी में आपको काफी काम करने वाला है। हमने कहा कि जो बिग बैंग थ्योरी कहती है, महाविस्फोट कहता है सिद्धांत कि भाई आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व एक भयानक विस्फोट के समय के कारण पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, कई सारे ग्रह उपग्रह का निर्माण हुआ, उसी में एक पिंड के रूप में पृथ्वी भी बनी। लेकिन पृथ्वी का भी टेम्परेचर उस समय 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग था और सब कुछ यहाँ पर जो तत्व थे वह परमाणुवी स्थिति में थे, एटॉमिक फेज में थे, प्लाज्मा स्थिति में सारी चीजें थी। 5000 डिग्री सूर्य का टेम्परेचर है लगभग, तो उतना टेम्परेचर इसका भी था। जिस समय पृथ्वी उत्पत्ति हुई थी उस पर इसको अर्धक्रस्ट नहीं था, भूपटल नहीं था जिस पे हम रह रहे हैं। इस अर्धक्रस्ट के बनने में लगभग 0.8 अरब वर्ष का समय लग गया था। इस समय को क्या कहा गया, एजोइक इरा कहा गया, अजैविक महाकल्प कहा गया। बाद में इस अजैविक महाकल्प के बाद जब जीवों का विकास संभव हुआ, कब शुरू हुआ पूछा गया है, लगभग 3.7 अरब वर्ष पूर्व में। एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी में यह बात लिखी है कि जीवों का विकास प्रारंभ हुआ और प्रथम जीव एक जलीय जीव के रूप में, किस रूप में, जलीय जीव के रूप में उत्पन्न हुआ। वह जीव कैसा था, एक नील हरित शैवाल जैसा जीव था, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसा जीव था। और जीव जहां उत्पन्न हो रहा था वह कैसे संभव हो पाया, क्योंकि लाखों करोड़ों वर्ष में इस पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हुआ, कुछ डाउन हुआ और उसके बाद यहाँ पर जो हाइड्रोजन के परमाणु थे और जो ऑक्सीजन के परमाणु थे वह इन तत्वों का निर्माण कर पाए। हाइड्रोजन का तत्व बना और ऑक्सीजन का तत्व बना, बहुत सारी चीज़ें अन्य भी बनी। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके आपस में क्या कर लिए, जल का निर्माण कर लिए। और इस कदर जल का निर्माण किए कि अब पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के क्षेत्र में कहीं पर भी ऑक्सीजन का एक तिनका भी नहीं बचा, ऑक्सीजन का एक तिनका भी नहीं बचा। संपूर्ण ऑक्सीजन जल के, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जल में बदल चुका था और इस पृथ्वी का लगभग 2/3 हिस्सा जल मंडल में बदल गया था, जिसके कारण से पृथ्वी का अधिकांश टेम्परेचर डाउन हुआ, मतलब अधिक टेम्परेचर डाउन हुआ। और अब पृथ्वी का टेम्परेचर, इस जल का टेम्परेचर जो यहाँ पर जलमंडल में निर्मित जल था उसका टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। और इसी को कहा गया विज्ञान की भाषा में, ज्योग्राफी में, सुपी सी का नाम आपने पढ़ा होगा, सुपी। लेकिन इस सुपी सी में किसी जीव के निर्माण की वह सारी दशाएं मौजूद थीं। बाद में जब ओपेरिन ने, एक वैज्ञानिक थे एआई ओपेरिन, ज़्यादा अगर डीप में चले जाएंगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा कि बहुत
एआई ओपेरिन। ये वो एआई ओपेरिन के सिद्धांत को जीवों की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत माना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, और इसी में इनके सिद्धांत को, ओपेरिन के सिद्धांत को, जो रूस के रहने वाले थे, एक जैव रसायन शास्त्री थे, इनके सिद्धांत को कहा गया भौतिकवाद का सिद्धांत, पदार्थवाद का सिद्धांत, मेटेरियलिस्टिक थ्योरी, 3 नाम इसका आप जान सकते हैं। और इस सिद्धांत के द्वारा इन्होंने पहली बार दुनिया के सामने जीवों की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक मान्य सिद्धांत दे दिया, जिसमें कहा कि जीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है और प्रकृति ने इसका निर्माण स्वयं किया है। और यह जीव कैसे बने हैं? रासायनिक उद्विकास की प्रक्रिया से बने हैं, केमिकल इवोल्यूशन की प्रक्रिया से बने हैं, या जैविक उद्विकास की प्रक्रिया से बने हैं। इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले क्या हुआ? यह तत्व आपस में मिले और यौगिक कंपाउंड का निर्माण किए। यौगिक कौन से यौगिक बन रहे थे? मीथेन जैसे यौगिक का निर्माण हुआ, प्यूरिन और पिरामिडीन जैसे यौगिक का निर्माण हुआ, नाइट्रोजनी क्षारों का, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण हुआ, मुख्य रूप से ग्लूकोज का निर्माण हुआ। और इन सभी ने मिलकर के मुख्य रूप से जीव द्रव्य का निर्माण कर दिया, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण कर दिया। और उस प्रोटोप्लाज्म के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म ने अपने रासायनिक अपक्रिया से निर्मित किया, और कुछ में शैवाल का निर्माण किया। और प्रथम जीव एक जलीय जीव के रूप में, एक कोशिकीय जीव के रूप में, प्रोकैरियोटिक जीव के रूप में उत्पन्न हो गया। उत्पन्न होने का समय कितना था? 3.7 अरब वर्ष पूर्व में था। आप देखेंगे कि प्रथम जीव तो आ गया नीलहरी शैवालों के रूप में, प्रोकैरियोट्स के रूप में, लेकिन जो पहले जीव आए उसमें आप देखेंगे कि इनमें जो आपको क्रम दिखा गया है, इसमें आप देखेंगे कवच वाले जीव आए, मुख्य रूप से कवच वाले, जिनके ऊपर जैसे आप देखते होंगे कि कछुए जैसे जीव का उत्पन्न हुए। इसके बाद आप देखेंगे कि इंसेक्ट आए, इंसेक्ट के बाद आप देखेंगे कीट, पहला कीट आया, मुख्य रूप से उसके बाद रेप्टाइल्स आए, रेंगने वाले जीव आए, सरीसृपों का विकास हुआ, और उसके बाद स्तनधारी आया। मतलब क्रम क्या हुआ इनका? पहले कवच वाले जीव 3, उसके बाद दूसरा आया कीट, तीसरे कौन आए? सरीसृप 1 आया, और लास्ट में आया 4। 3 2 1 4। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, 3 2 1 4। इसकी घटना का क्या है क्रम? 3 2 1 4। राइट आंसर क्या है? सी। राइट आंसर क्या है? सी। ठीक है। मुख्य रूप से जो कवच वाले जीव थे 520 मिलियन वर्ष पहले आए थे। कब आए थे? 520 मिलियन वर्ष पूर्व में आए थे। बहुत सबसे पहले यही आए। मुख्य रूप से इनमें सबसे पहले कवच वाले आए, उसके बाद कीट आए, कवच वाले हैं, उसके बाद सरीसृप रेप्टाइल्स आए, और तब जाकर के मैमल्स की उत्पत्ति संभव हो पाई। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जवाब आप भी देते रहेंगे सब लोग, सीधे हमारे आंसर को मत देखिएगा, पहले अपना आंसर लगाइएगा, फिर मैं जो बात बता रहा हूं उसको सुनिएगा, फिर आंसर से अपने मिलान करिएगा। अगर सही है तो ठीक है, लास्ट में सारे प्रश्नों का मूल्यांकन करिएगा कि हम आंसर सही दे पा रहे हैं कि नहीं, या इस जो आज 1 घंटे का सेशन था इसमें हमको कितना लाभ हुआ। आप प्रश्न की दृष्टि के देखेंगे 5-7 प्रश्न, 8 प्रश्न आपको दिखाई देंगे, लेकिन आप 100-200 प्रश्न तैयार कर रहे हैं इस 8 प्रश्नों के माध्यम से, 10 प्रश्नों के माध्यम से। तो हमने कहा कि निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो नियम नंबर 1 की नहीं के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। हमने कहा कि निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? रेशम, शहद, लाख, मोती। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। बहुत आसान सा प्रश्न है। रेशम, यहां कहा गया कि कीटों से प्राप्त नहीं होता। रेशम एक कीट है, शहद भी एक कीट है, लाख भी कीटों से उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोती। पर्ल, मोती क्या है? कीटों से प्राप्त होने वाला पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर आप डी बता सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहां पर कुछ समझने वाली ज्यादा बात नहीं है। हमने कहा कि निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? यह प्रश्न तो रिपीटेड हो गया, तरीका बस बदल गया। हमने आपको कहा था कि जब भारत ने मंगल अभियान किया था, राइट आंसर बता दें फिर आपकी बात करें। राइट आंसर होगा मंगल। राइट आंसर होगा मंगल, मतलब ए विकल्प सही है। अब सुनिए पहले इसकी बात, तब पुनः चर्चा कि जब भारत ने अपना मंगल यान किया, मंगल के लिए अपना सैटेलाइट छोड़ा मंगलयान नाम से, और भारत ने कहा कि मंगल ग्रह पर मीथेन उपस्थित है। और हमने कल कहा था, कल के लेक्चर में, कि इसको बायोसिग्नेचर नाम दिया। क्या नाम दिया? बायोसिग्नेचर नाम दिया। जैविक हस्ताक्षर कहा कि मीथेन का पाया जाना, मीथेन कहां पाया जाएगा? जहां पर सेलुलोज होगा,
जहां पर जल होगा, क्योंकि दोनों से क्रिया करके यह मीथेन का निर्माण संभव हो पाया है, मीथेन का निर्माण संभव हो पाया है। तो यहां पर यह बात बता दिया भारत ने, तो दुनिया ने उसको सीरियसली नहीं लिया, उसको लगा कर ये भारत कैसे बताएगा। आज दुनिया में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत का इसरो दुनिया में, हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी से पीछे हैं या हमसे कोई आगे है, हमसे कोई आगे है। इसरो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम, आज हम व्यावसायिक अंतरिक्ष कार्यक्रम कर रहे हैं और भारत 2022 में अपना स्पेस स्टेशन भी बनाने जा रहा है, अंतरिक्ष केंद्र बनाने जा रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। के सिवन जी ने घोषणा कर दिया है, 2019 में ही घोषणा कर दिया था इन्होंने कि हम 2022 में अपना अंतरिक्ष यान भेजेंगे। अभी हमने चंद्रयान भी तो किया, थोड़ी बहुत असफलता, हल्की सी असफलता क्या कहा जाए, 0.1% का ठीक है, वहाँ पे लैंड रोवर उतना अच्छे से नहीं हम लैंड करा पाए, लेकिन हम चंद्रयान 2 भी करने वाले हैं। चंद्रयान 2 करने वाले, एक साथ 104 सैटेलाइट हम उसकी विभिन्न कक्षाओं में स्थापित कर रहे हैं। एक कक्षा में नहीं कर रहे हैं, हम भूस्थितिक कक्षा तक आसानी से पहुंच रहे हैं। PSLV और GSLV अपने जो प्रक्षेपण यान हैं उनके सहारा, यहां तक कि हमने रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल भी बनाने पर काम कर लिया है। क्यों? क्योंकि हम गगनयान करने वाले हैं और गगनयान के माध्यम से हम पहली बार आप देखेंगे कि अपने अंतरिक्ष यात्रियों को मुख्य रूप से अंतरिक्ष की सैर कराने वाले हैं। मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसा लॉन्चिंग व्हीकल आ चुका है, प्रक्षेपण यान आ चुका है जो हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को ले भी जा सकता है और ले भी आ सकता है, जिसको हम कहते हैं रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल हमने बना लिया है। तो दुनिया में हमारा अंतरिक्ष कितना आगे है, लेकिन उस समय भारत को लोगों ने हवा में निकाल दिया, हंसी में उड़ा दिया। आज उसी बात को जब मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कहा कि नहीं, मंगल के, अभी देखेंगे नासा की किसी संस्था ने इस बात की घोषणा किया, इसीलिए प्रश्न बना भी था। उसी समय नेचर पत्रिका में बात छपी थी कि जो मंगल ग्रह है उसकी परत के नीचे, उसकी सतह के नीचे जो पानी है उसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। पानी में क्या है? ऑक्सीजन उपस्थित है। अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर जीवन की संभावना हो सकती है। यही बात तो हम मीथेन से भी कह रहे थे कि मीथेन है, कार्बन अगर वहां पे है, मुख्य रूप से जल है और सेल्यूलोज है। तो हमारी बात को पुष्ट किया गया किस द्वारा? बुध, शुक्र, बृहस्पति इसमें नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? मंगल। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमने कहा कि निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न तो आप जानते ही हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। कुछ लोग सोचेंगे ऊंट होगा, कुछ लोग कंगारू, लेकिन राइट आंसर क्या है? कंगारू चूहा। मतलब राइट आंसर डी है। पहले राइट आंसर बता दें, कंगारू चूहा। क्यों भाई? क्योंकि इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें ऐसी कुछ विशेष प्रकार की व्यवस्था है जिसमें पानी का बहुत कम मात्रा में बाहर निकाला जाता है। आप देखेंगे कि प्रकृति ने, आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में एक चैप्टर है अनुकूलन, 6th-7th में किसी में आप पढ़ेंगे, अब चैप्टर तो मुझे नहीं याद है, उस चैप्टर में पढ़ेंगे अनुकूलन, एडाप्टेशन। प्रकृति ने जीवों का जो विकास किया है अनुकूलन के आधार पर किया है, या हम कहें कि जीव वही सरवाइव किए हैं जो परिस्थिति के जो कंडीशन है उसके हिसाब से अपने आप को एडाप्ट किए हैं। मतलब परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है, एडाप्टेशन कहलाता है। आप देखेंगे पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पर जो बकरियाँ पाई जाएंगी उनके पैरों की, मेरे उदाहरण नहीं है, सेम एनसीईआरटी में ही बात लिखी हुई है। तो इसलिए आपको जिक्र कर देते हैं जिससे आपका थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ने की तरफ मन जाए। अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत सारी बेसिक बातें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। और उत्कर्ष से जुड़ेंगे तो हमारे सानिध्य में भी आने से बहुत कुछ चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। हमने कहा कि पहाड़ी इलाकों में जो बकरियां पाई जा रही हैं उनके पैर इतने मजबूत हैं। क्यों भाई? क्योंकि वह एडाप्ट किए, उनको पहाड़ों पर चढ़ना है। आप देखेंगे ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे जहां पर पूरा का पूरा समय बर्फ से ही ढका रहता है, खूब ज़्यादा बर्फबारी होती है, टेम्परेचर माइनस में है, वहां पर पाए जाने वाले भेड़ बकरियां पूरा शरीर उनका क्या है? बाल से ढका है। बाल से ढका है और बाल क्या हैं? उष्मा के कुचालक हैं, जिससे उनके शरीर का ताप, उष्मा बाहर न निकलने पाए। क्योंकि उष्मा की एक बड़ी वो होती है कि ज़्यादा से उष्मा कम की तरफ जाने लगती है।
ज़्यादा से कम जाने लगेगी, तो वह बच सके इसलिए। आप रेगिस्तान में जाएंगे, राजस्थान में देखेंगे, ऐसा नहीं कि ऊंट को ऐसे ही ईश्वर ने बना दिया होगा, नहीं, प्रकृति के अनुकूल बनाया। अगर ईश्वर ने उनको रेगिस्तान में चलने के लिए सक्षम बनाया है तो उनके पैर देखेंगे गद्दीदार हैं, कि जिससे वह कहा गया कि खूब तेजी से आप देखेंगे पूरे रेगिस्तान में तो ऊंट की सवारी या कितना तेजी से सामान को ढोने में या गति भी उनसे काफ़ी प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके पैरों को क्या किया गया, गद्दीदार बनाया गया, पहली चीज़। दूसरा, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, रेगिस्तान जल्दी गर्म होकर के उष्मा को बाहर निकालने लगेंगे, वायुमंडल गर्म हो जाएगी, इसलिए ईश्वर ने क्या किया, उनके शरीर के मेन हिस्से को, जो उनके बॉडी का हिस्सा है, उसको ऊपर उठा दिया, मतलब पैरों को ऊंचा कर दिया, जिससे भूमि के ताप का प्रभाव उनके बॉडी तक ना पहुंचने पाए। तीसरा काम क्या किया कि उनकी त्वचा से श्वेत ग्रंथियां हटा दिया, स्वीट ग्लैंड हटा दिया, पसीने की ग्रंथि नहीं दिया, क्योंकि अगर पसीने की ग्रंथि होती तो पसीना पानी से रिलीज होता, पानी वहाँ कम है, पानी कम है और उनको लंबा लंबा रेगिस्तान में यात्रा करना है। चौथा काम क्या किया ईश्वर ने, चौथा काम किया कि उनको जो उनका यूरिन है उसकी मात्रा को एकदम घटा दिया। पानी को स्टोर खूब ज़्यादा करेंगे, पिएंगे, लेकिन यूरिन जब निकालेंगे तो बहुत कम निकालेंगे। वैसे भी जीवों के विकास में आप देखेंगे प्रकृति ने पानी की उपलब्धता के आधार पर उनका उत्सर्जी पदार्थ तय किया है। जैसे हम लोग यूरियोटेलिक प्राणी हैं, हमारा मुख्य रूप से यूरिन में 2% यूरिया है, हमारा उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यूरिया है, और 1 ग्राम यूरिया के उत्सर्जन के लिए 50 ml जल की जरूरत पड़ती है। कितनी जल की जरूरत पड़ती है, 50 ml जल की जरूरत पड़ती है। जबकि जलीय जीवों में, मछलियों इत्यादि में उत्सर्जी पदार्थ क्या दिया, अमोनिया दिया। 1 ग्राम अमोनिया के उत्सर्जन के लिए 500 ml जल की जरूरत पड़ती है। मतलब हमारे शरीर में भी तो अमोनिया बना था, लेकिन लीवर ने क्या किया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। अगर ना कन्वर्ट करता तो हमको 10 गुना पानी ज़्यादा पीना पड़ता। हम जो आज 5 लीटर 4 लीटर में काम चला रहे हैं, 40 लीटर 50 लीटर पीना पड़ता। क्यों, क्योंकि भाई 10 गुना 500 ml चाहिए तब उसके लिए, अमोनिया को निकालने के लिए। तो वह जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे अमोनोटेलिक, जो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे यूरियोटेलिक। और पक्षियों के संदर्भ में देखिए और रेप्टाइल्स के संदर्भ में उनको कहा कि तुम भैया क्या रहो, यूरिकोटेलिक रहो। मतलब उनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, यूरिक एसिड होगा। क्यों, क्योंकि 1 ग्राम उत्सर्जी यूरिक एसिड के उत्सर्जन के लिए केवल और केवल 10 ml जल की जरूरत पड़ती है। अगर पक्षियों को पानी ज़्यादा पिला देते तो वजन ज़्यादा हो जाता, उड़ते कैसे, सब बड़ी समस्या। और आसमान में कहाँ पानी है, आसमान में कहाँ पानी है, तो वो भी संकट। और अगर ज़मीन पे आते तो मानव तो इतना लालची, उनको तो सही से जीने ना देता, तो एक तो उड़ने की समस्या से निजात मिल गया। इसका मतलब यही तो एडाप्टेशन है, एडाप्टेशन है, अनुकूलन यही तो है कि प्रकृति के अनुरूप जीवों का विकास किया गया। तो कंगारू चूहा एक ऐसा है जिसमें इसका उत्सर्जी तंत्र में ऐसे कुछ कैनाल सिस्टम पाया जाता है जिसमें पानी का बहुत कम मात्रा में उत्सर्जन होता है। वह पानी को लंबे समय तक स्टोर कर लेता है और अपनी बॉडी की आवश्यकताओं के लिए उसको रिसाइकलिंग करता जाता है। सभी इसमें कम वाले हैं, सभी कम वाले हैं, लेकिन सब में कम सबसे कौन है, कंगारू चूहा। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर में। जल्दी से बताएं आप लोग आंसर, यह तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। ओजोन मतलब O3, ओजोन मतलब O3 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप देखेंगे हमारा कौन सा मंडल है, समताप मंडल है। और समताप मंडल को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। मतलब राइट आंसर क्या हो गया, सी। यह बात तो सबको पता है कि ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, ट्रोपो में नहीं, मेजो में नहीं, इको मतलब बहिर्मंडल में नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका सी। ठीक है, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ समझने वाली बातें ज़्यादा नहीं हैं। आ जाइए अगले प्रश्न पे आते हैं। जहाँ पे ज़्यादा समझना नहीं है वहाँ पे हम थोड़ा जल्दी चलेंगे, जो बहुत एकदम सरल प्रश्न है, जो आप बार बार सही करते भी हैं और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी भी रखते हैं। हमने कहा कि वैश्विक ऊष्मन के, 6वां प्रश्न देखते हैं, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। वैश्विक ऊष्मन मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल मतलब वैश्विक, ऊष्मन मतलब वार्मिंग, वार्म होना, गर्म होना, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जानते हैं ना, ठीक है।
तो कहा गया कि वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? किसकी बढ़ रही भाई? केवल चक्रवात की संख्या बढ़ गई है, केवल तूफान की, केवल बवंडर की, उपरोक्त सभी की। तो वैसे भी आयोग के ज्यादातर आंसर में अगर उपरोक्त सही आ जाए तो लगा देना चाहिए, ऐसा नहीं कि मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। मतलब हरदम यह बात सही नहीं है कि सर ने कहा था कि उपरोक्त सही तो सभी लगा दो, कभी कभी गलती हो गई, क्योंकि अब यूपीपीसीएस भी यूपीएससी के रास्ते पर चल रहा है। ठीक है, यूपीएससी के रास्ते पे चल रहा है, बहुत कुछ ने यूपीएससी की नकल करी है। पूरा मेंस का कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि पीसीएस और आईएएस में कोई अंतर नहीं रह गया। यहां तक कि हम कहें कि पीसीएस का सिलेबस बढ़ गया, क्योंकि आईएएस में तो सिर्फ आईएएस वाला सिलेबस था, पीसीएस में आईएएस के सिलेबस के साथ साथ यूपी सबके साथ जोड़ दिया गया। आर्ट एंड कल्चर के साथ यूपी का आर्ट एंड कल्चर जोड़ दिया गया। आप देखेंगे कि पॉलिटी में यूपी का कुछ जो पॉलिटी संबंधी चीजें उसको जोड़ दिया गया। सब टॉपिक के साथ यूपी को अलग अलग से ऐड कर दिया गया। इसका मतलब आईएएस का सिलेबस भी पढ़ना है और यूपी वाला भी पढ़ना है, तो सिलेबस तो भारी हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। क्योंकि वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग में आप देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि वायुमंडलीय ताप का बढ़ना, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हो रहा कि नहीं हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कई सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिम्मेदार है, जो आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वह भी जिम्मेदार हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं, और जो इसलिए आप देखें ग्लेशियर भी तेज़ी से पिघल रहे हैं। जो नासा की रिपोर्ट है, तमाम हमारे टेलीस्कोपों से जो रिपोर्ट है कि ग्लेशियर लगातार सिकुड़ रहे हैं, और ग्लेशियर सिकुड़ गए तब तो हमारे जलाशयों में, हमारे नदियों में पानी की मात्रा भी घट जाएगी। या यह भी संभावना है कि अगर ज़्यादा तेज़ पिघलने लगेंगे तो समुद्र के किनारे के शहर भी डूब जाएंगे। तमाम ऐसे रिपोर्ट्स हैं। बाकी ईश्वर भी सब कुछ है, ईश्वर सब कुछ है, रिपोर्ट अपनी जगह है। हाँ, हमको इसको बचाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो केवल चक्रवात, केवल तूफान, केवल बवंडर, सभी की समस्या आएगी। एक प्रश्न और कर लेते हैं, आज टाइम बचा है, फिर एक प्रश्न कर लेते हैं, 7वां प्रश्न। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? अच्छा प्रश्न है। यहां पर कहा गया सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? निम्न में से क्या पैदा करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, फ्लोराइड्स। पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ओजोन। क्या राइट आंसर होगा? ओजोन। कैसे भाई? जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें पहले पड़ती हैं किस पे? ऑक्सीजन को तोड़ देती हैं, O2 को तोड़ देती हैं, सिंगल O हो जाता है, और पुनः क्या करती हैं, या O2 के साथ एक O और जुड़ जाता है तो O3 हो जाता है। ओजोन भी तो एक गैस है, O3। और O3 का निर्माण कैसे होता है? जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें पहले क्या करती हैं? ऑक्सीजन को तोड़ देती हैं। O2 से एक O अलग हो गया, फिर वो एक O2 में एक O और जुड़ गया तो O3 हो गया। तो इससे क्या बन गया? ओजोन बन गया। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, या नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, फ्लोराइड्स भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ओजोन होगा। मतलब सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो अभिक्रिया में मुख्य रूप से क्या करती हैं? ओजोन का निर्माण करती है। इसको वहाँ ऊपर मत समझ लीजिएगा, ओजोन की मैंने सामने लगाया है, मतलब राइट आंसर सी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे कार्यक्रम को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, चीज़ों को आपने बेहतर ढंग से समझा होगा, और इन प्रश्नों के माध्यम से प्रश्नों की संख्या पर आप मत जाइएगा। प्रश्नों की संख्या पे मैं बार बार कहता हूँ कि मत जाइएगा। यहाँ पे प्रश्न तो एक माध्यम है। इन प्रश्नों के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि पूरे सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ा चुनौती है कि प्रश्नों के माध्यम से पूरी तैयारी करना एक नई विधा भी है, जो उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेकर आया है, आपके उज्जवल भविष्य के लेकर आया है। और आप देखेंगे सभी विषयों की आप तैयारी कर पा रहे हैं। मुख्य रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, साइंस एंड टेक की मेरे द्वारा कराया जा रहा है, जिसको आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। उत्कर्ष जल्द ही आपके बीच में 20 से अधिक कोर्सों के साथ इसका भव्य शुभारंभ होने वाला है, और इन विभिन्न कोर्सों में आप जुड़िए और जुड़ करके अधिकतम लाभ प्राप्त करिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।